हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, रेस्पायरेटरी सिस्टम्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में देखते हैं। आइए देखें इसमें। ब्रीथिंग ओवर रेस्पायरेशन, सांस लेना या श्वसन इज़ द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच जिसमें जो है ऑक्सीजन इज टेकन इन, जिसमें जो है ऑक्सीजन को हम लोग जो है अंदर लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, इसमें हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग जो है रेस्पायरेशंस कहते हैं। आइए देखें आगे। इन ह्यूमन लंग्स, जो मानव का जो फेफड़ा होता है, आर द प्राइमरी आर्गन, ये प्राइमरी आर्गन होता है ऑफ रेस्पायरेशंस का। आगे देखें, सपोर्टेड बाय अदर आर्गन, इसमें जो है रेस्पायरेशन में जो है अदर आर्गन भी सपोर्ट करते हैं। लाइक कौन कौन है? नोज है, फायरिंग्स है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया है, ब्रांचस है, ब्रांचियोल है, थोरक्स एंड लंग्स होते हैं। ये सब जो है रेस्पायरेशन में जो है एक सपोर्ट ऑर्गन्स का जो है काम करते हैं। बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन फंक्शंस के बारे में। आइए देखते हैं। गैसेज एक्सचेंज, इसमें देखते हैं प्राइमरी रोल इज टू एक्सट्रैक्ट, इसका जो प्राइमरी जो रोल होता है, एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से ऑक्सीजन को निकालना, एंड रिमूव CO2, ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जो है रिमूव करना होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं पीएच बैलेंस, यानी इसका काम होता है बॉडी के पीएच को बैलेंस करना। नेक्स्ट होता है ओकलाइजेशन, ओकलाइजेशन का मतलब होता है जब एयर जब ओकल कार से टकराती है तो साउंड जो है निकलता है। उसके बाद है ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है गंध। और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा प्रोटेक्शन किया जाता है। आगे देखें। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि हमारे सब्जेक्ट का जो मेन मुद्दा होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है, इसमें देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर मेनली अफेक्टेड द ब्रांचियोल एंड एल्वलाई, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डिसऑर्डर होता है वो मेनली कहाँ इफेक्ट होता है, ब्रांचियोल एंड एल्वलाई में। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर को हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है जानने का प्रयास करेंगे, उसका इफेक्ट किस हिस्से में होता है। आइए देखें। इसको हम जो है इस डायग्राम को के बारे में थोड़ा सा जान ले। इसको हम लोग जो है लैरिंग्स कहते हैं, ये होती है ट्रैकिया, इसी के द्वारा जो होती है गैसें जो है आती है और जाती हैं। उसके बाद ये ट्रैकिया जो होता है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम लोग ब्रांचस कहते हैं। ब्रांचस आगे जो है पतली पतली नलिकाओं में जो है बढ़ जाती है, जिसको हम लोग जो है ब्रांचियोल्स कहते हैं। और इसमें जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग एल्वलाई कहते हैं। एल्वलाई जो होती है वो गैसों को स्टोर करने का काम करती है। ये जो बड़ा सा हिस्सा होता है हम लोग जो है इसको लंग्स कहते हैं। और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, हम लोग इसको जो है प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। हम पहले डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। अस्थमा, आइए देखते हैं कि अस्थमा किसे कहते हैं। अस्थमा इज ए क्रोनिक लंग डिसीज, अस्थमा जो होती है वो क्रोनिक लंग डिसीज है जो लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से चलती है। दैट जो काजेज योर एयर वे टू द बीकम, यानी कि जो आपकी जो एयर वे होती है, अगर उसमें कोई कारणवश जो है इन्फ्लामेशन एंड नैरो, यानी कि उसमें जब जो हमारी एयरवे होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर वो नैरो हो जाए, मेकिंग इज डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, जिसके कारण हमको सांस लेने में क्या हो जाएगी, कठिनाई होने लगेगी। इसी को हम लोग जो है अस्थमा कहते हैं। हम बात करेंगे अस्थमा के टाइप्स के बारे में। आइए इसमें देखते हैं एलर्जिक अस्थमा, जिसको एक्सट्रेंसिंग भी हम लोग कहते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है। आफ्टन प्राय स्टार्टिंग चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में जो है शुरू होता है। ट्रिगर्ड बाय द इनहेलिंग लाइक, कुछ प्रकार के जो एलर्जन उनके होते हैं जिनको हम जो है जब इनहेल करते हैं तब ये ट्रिगर्ड होते हैं। कौन कौन से? पोलन, पेट डेंटर, पालतू जानवरों से प्राप्त एलर्जन, ओआर डस्ट माइट, धूल और धूल कण से जो है एलर्जिक अस्थमा जो है क्रिएट होती है। नेक्स्ट की बात करें हम, नॉन एलर्जिक अस्थमा, इसको हम लोग जो है इंट्रेंसिक्स भी कहते हैं। ये देखें, ट्रिगर्ड बाय फैक्टर अदर देन, जो दूसरे प्रकार के जो फैक्टर होते हैं उनसे ये जो है ट्रिगर्ड होती है। सच जिस कौन? सच एज, मैंने जैसे कि
कोल्ड एयर माने ठंडी हवा से, इन्फेक्शन से, स्ट्रेस से, इफ़ ऑफ्टन डेवलप्ड लेटर इन लाइफ, ये जीवन में जो है बहुत देरी से जो है इनका जो है विकास होता है, यानी ये विकसित होते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं ऑक्यूपेशन अस्थमा यानी कि व्यावसायिक अस्थमा, देखें ट्रिगर्ड बाय, यानी ये किससे ट्रिगर्ड होते हैं, इरिटेंट इन द वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस में जो इरिटेंट होते हैं उनसे ये जो है ट्रिगर्ड होते हैं। कैसे, डस्ट से और गैस गैस से। अगर हम अगले नंबर्स की अगर हम बात करें, फोर्थ की ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी कि ऐसे ड्रग जिनसे अस्थमा जो है इंड्यूस यानी कि हो जाती है। आगे हम बात करें दिस टाइप ऑफ अस्थमा, इस प्रकार की जो अस्थमा होती है कास्ड बाय सर्टन फार्माकोलॉजिकल एजेंट, जो कुछ फार्माकोलॉजिकल जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा जो है ड्रग इंड्यूस अस्थमा होती है। वो कौन से हैं, एग्जाम्पल में देखें एस्प्रिन सेंसिटिव पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो एस्प्रिन ड्रग्स जो क्या है सेंसिटिव होते हैं, ऐसे पेशेंट में ड्रग इंड्यूस अस्थमा हो जाती है। हम बात करेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में। आइए देखें स्टडी ऑफ फैक्टर, हम लोग जो है इसमें फैक्टर की स्टडी करते हैं काजिंग डिसीज, जिनके कारण जो है डिसीज हो जाती है। आइए देखें अस्थमा काजेज आर नॉट क्लियर, अस्थमा जो कारण होता है वो क्लियर नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ ए कंबाइंड रिजल्ट ऑफ बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर का जो कंबाइंड होता है उसी का ये रिजल्ट होता है, इसलिए इसके जो हम कारणों को पता नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट इसमें देखेंगे जेनेटिक कारण के बारे में जानेंगे। इफ़ योर पेरेंट ओवर द समवन इन योर फैमिली हैज अस्थमा, यदि आपके माता पिता या फैमिली का कोई भी मेंबर जो है अस्थमा या एलर्जी से पीड़ित है होगा तो योर चांस ऑफ डेवलपिंग अस्थमा इंक्रीज, तो आपके जो अस्थमा के जो डेवलपिंग का जो चांस होता है वो बढ़ जाएगा सिग्निफिकेंटली, यानी कि लक्षणिक रूप से जो है अस्थमा के विकास का जो चांस होता है, डेवलपिंग का जो चांस होता है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है। हम बात करेंगे जेनेटिक्स में एटोपी के बारे में। देखें दिस इज़ द बॉडी प्रेडिस्पोजिशन इन विच इट स्टार्ट, बॉडी की ऐसी या प्रवृत्ति होती है, शुरू कर देती है, क्या शुरू करती है, प्रोडक्शन एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आईजी एंटीबॉडी, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में आईजी एंटीबॉडी का निर्माण जो है ये शुरू कर देती है। क्यों, इन रिस्पॉन्स टू कॉमन थिंक लाइक डस्ट और पोलन, जब ये डस्ट या पोलन के संपर्क में आती है बॉडी तो जो है आईजी एंटीबॉडी का एक्सेसिव अमाउंट में जो है ये प्रोडक्शन करने लगती है। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया वायरस फंगी को मारने का काम करते हैं उनको हम लोग जो है एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब हम जो है दूसरे एटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंट। आइए इसमें देखें इंडोर एलर्जन, यानी कि जो घर के अंदर हो, हाउस डस्ट जैसे पॉल्यूशन, एंड पेट डस्ट यानी कि पालतू जानवरों से प्राप्त एलर्जी। हम बात करेंगे इसमें इन्वायरमेंट में आउटडोर एलर्जन, जो बाहर से एलर्जन प्राप्त होते हैं, जो जो हैं पोलेंस एंड मोल्ड्स। अगर हम अगले की बात करेंगे टोबैको और स्मोक हैं, एयर पॉल्यूशन, ये सारे फैक्टर जो होते हैं अस्थमा को जो है का कारण बनते हैं। हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी ऐसे कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो पैथोजेनेसिस को जो है जन्म देते हैं। फर्स्ट अगर इसमें हम बात करेंगे अर्ली फेज, अर्ली फेज का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, ये 0 से 2 आवर्स में जो है स्टार्ट होती है। देखें इसमें व्हेन एन एलर्जन, जब एक एलर्जन जो होता है सच एज जैसे डस्ट व पोलन इंटर द लंग्स, यानी कि जब लंग्स के अंदर जो है डस्ट या पोलन जो है इंटर करते हैं, द बॉडी सेल बिकम एक्टिवली, जो बॉडी की जो सेल होती है तुरंत क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। आगे देखें इसमें क्या होता है, द बॉडी डिफेंस सिस्टम, जो बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम होता है प्रोड्यूस एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस करने लगती है कार्ड, जिसको हम लोग जो आईजीई एंटीबॉडी कहते हैं, थ्रू मतलब किसके द्वारा, बी सेल, जिसको हम लोग जो है लिम्फोसाइट्स कहते हैं। आइए देखें उसके बाद क्या होता है आगे, दीज आईजी एंटीबॉडी, ये जो आईजी एंटीबॉडी होती है बाइंड टू मास्ट सेल, यानी कि मास्ट सेल से क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। व्हेन, जब द और व्हेन द एलर्जन इंटर अगेन, यानी कि जब दोबारा एलर्जन जो है इंटर करते हैं, दीज सेल मतलब ये सेल ब्रस्ट एंड, ये सेल जो होती है ब्रस्ट हो जाती है, एंड रिलीज और जो है उत्पन्न करती है क्या, केमिकल लाइक्स सब्सटेंस उत्पन्न करती है, जैसे हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्रिन्स कहते हैं। आगे देखें इसमें क्या होता है, ड्यू टू दीज केमिकल, ये जो केमिकल होते हैं इनके कारण जो है द मसल ऑफ द एयरवे, जो
एयरवे का जो मसल्स होती है वो कांस्टिक यानी कि कांस्टिक हो जाती है, यानी कि सिकुड़ने लगती है इमिडिएटली, माने तुरंत, काजिंग जिसके कारण जो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, जिसके कारण हमको जो है सांस लेने में क्या हो जाती है, दिक्कत होने लगती है। हम बात करेंगे लेट फेज के बारे में। इसमें देखें क्या होता है, इंक्रीज इन्फ्लामेशन, यानी कि जब इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। दिस रिएक्शन अकोर, ये रिएक्शन कब पाई जाती है, 4 to 8 आवर में जो है ये रिएक्शन जो है पाई जाती है। कैसे, आफ्टर एक्सपोज टू द ट्रिगर, जब ट्रिगर जो है इसके संपर्क में आता है तभी ये रिएक्शन जो है पाई जाती है। देखें इसमें क्या होता है, सेलुलर एक्यूमुलेशन, इसमें देखें अदर इन्फ्लामेटरी सेल, जो दूसरे इन्फ्लामेटरी सेल होते हैं स्पेशली, माने मुख्यतः इयोसिनोफिल एंड टी लिम्फोसाइड रश टूवर्ड द लंग्स एयरवे, यानी कि इयोसिनोफिल और टी लिम्फोसाइड जो होती है, जहाँ इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर जो ये पहुँचने लगती हैं लंग्स के एयरवे की ओर। आगे देखें, दीज सेल रिलीज टॉक्सिन प्रोटीन, ये सेल जो होती हैं टॉक्सिन प्रोटीन को रिलीज करती हैं डैट, जो डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको क्या करने लगती हैं, डैमेज करने लगती है। आगे, द एयरवे बिकम इन्फ्लामेड, ये जो एयरवे होता है वो इन्फ्लामेड यानी सूज जाता है, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव स्टिकी म्यूकस, जिसके कारण जो होता है अधिक मात्रा में जो है म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, विच जो फर्दर नैरो द एयर पासेज, जिसके कारण जो होता है जो एयर का पास हो जाता, जो रास्ता होता है वो नैरो हो जाता है, यानी कि सकरा हो जाता है। लास्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे, एयरवे रीमॉडलिंग। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इफ़ यदि अस्थमा इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर हम अस्थमा को जो है प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, या इफ़ द इन्फ्लामेशन परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि जो है इन्फ्लामेशन जो होता है लंबे समय तक बनी रहती है, तो क्या हो सकता है, परमानेंट चेंज बिगिन टू द अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग, लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो परमानेंट रूप से क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं उसके बाद क्या होगा इसमें। द मसल अराउंड द एयरवे बिकम इनलार्ज एंड स्टिफ, जो एयरवे की जो चारों तरफ जो मसल्स होती हैं वो इनलार्ज हो जाएगी और स्टिफ यानी कि वो सख्त हो जाएगी। आगे देखें क्या होगा, कोलेजन स्टार्ट टू द डिपोजिट विथिन द वॉल ऑफ द एयरवे, एयर वॉल के जो नीचे जो होता है कोलेजन का डिपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखें द म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल बिगिन टू द इंक्रीज इन नंबर, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो सेल होती है उनकी नंबर क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। आगे देखें, द लंग एयरवे कैन बिकम परमानेंटली नैरो, इस कारण जो होता है जो लंग्स की जो एयरवे होती है वो परमानेंट रूप से क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, और आपको जो है परमानेंटली क्या हो जाएगा, अस्थमा पेशेंट हो जाएंगे। बात करेंगे इसके सिंग एंड सिम्टम्स के बारे में, देखेंगे जब अस्थमा होता है तो आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे। वीजिंग, वीजिंग का मतलब होता है घरघराहट, आपको घरघराहट की आवाज़ आने लगेगी गले से। आगे देखें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आपकी सांस जो है फूलने लगेगी। नेक्स्ट, चेस्ट टाइटनेस, यानी कि आपको जो है चेस्ट में जो है टाइटनेस यानी कि भारीपन महसूस होगा। नेक्स्ट, कॉफिंग, कॉफिंग मतलब आपको जो है कफ जैसा फील होने लगेगा। हम इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब अस्थमा जो है अनकंट्रोल हो जाती है तो कौन से जो है कॉम्प्लिकेशन हमको जो है दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट, एयरवे रीमॉडलिंग। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन लीड, क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होती है वो आगे क्या कर सकती है, परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज, जो परमानेंट जो है तरीके से जो है लंग्स की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। सच एज, जैसे थिंकिंग ऑफ द ब्रांचियोल, जो ब्रांचियोल की जो वाल होती है वहाँ पर क्या हो जाती है, वो मोटी हो जाएगी, एंड स्कैरिंग, और उसके ऊपर जो है निशान दिखाई देने लगेंगे। हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, रेस्पायरेटरी एंड लंग इशू, यानी इसमें बात करेंगे क्या, परमानेंट नैरोइंग ऑफ ब्रांचियोल ट्यूब्यूल, यानी कि परमानेंट तरीके से अगर ब्रांचियोल की जो ट्यूब है वो नैरो हो जाए तो क्या होगा, क्रोनिक म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज, जो क्रोनिक म्यूकस होती है यानी पुरानी जो म्यूकस होती है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगी। आगे देखें, ससेप्टिबिलिटी टू द निमोनिया एंड अदर इन्फेक्शन, निमोनिया और अदर इन्फेक्शन के लिए आप जो है अति संवेदनशील हो जाएंगे। हम इसमें नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, डेली लाइफ एंड मेंटल हेल्थ। आइए इसमें देखें, कांस्टेंट फटीग, यानी आपको जो है लगातार जो है कमजोरी महसूस होगी। इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आएगी। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड पुअर परफॉर्मेंस एट द वर्क, आप काम में जो है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा। और स्कूल में एंजाइटी, आपको जो है डर लगने लगेगा। डिप्रेशन, यानी कि आप तनाव में रहने लगेंगे। हम लास्ट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे,
लॉन्ग टर्म मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट, अगर आप जो है लंबे समय तक कोई अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। देखें, क्रोनिक यूज ऑफ हाई डोज, यानी कि पुराने तरीके से अगर हाई डोज में आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर यूज कर रहे हैं, कैन लीड ये आगे जो है टू ऑस्टियोपोरोसिस, यानी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, ग्लाइकोमा हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है एंड हाइपरटेंशन आपको हो जाएगा। अब हम अस्थमा की प्रक्रिया को जो है एक चार्ट के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखें, ट्रिगर फैक्टर जैसे पॉल्यूशन और डस्ट, इसके द्वारा जो है एयरवे इन्फ्लामेशन, एयरवे में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके बाद जो होती है इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का जो है अधिक मात्रा में जो है वहाँ पर सिक्रीशन होने लगा, कहाँ पर, एयरवे में। उसके बाद एयरवे जो मसल्स होती है वो कंट्रक्शन, यानी उसमें जो है संकुचन होने लगता है, जिस आगे देखें क्या हो सकता है उसमें, स्वेलिंग ऑफ ब्रॉन्चियल मेम्ब्रेन, जो ब्रॉन्चियल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। इन कारणों से जो है क्या होता है, नैरोइंग ऑफ ब्रीथिंग पासेज, जो ब्रीथिंग का जो पासेज यानी कि जो रास्ता होता है नैरो हो जाता है, यानी कि सकरा हो जाता है। उसके बाद क्या कंडीशन क्रिएट होती है, वीजिंग, यानी आपके गले में जो है घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई देगी, कफ कफ बनने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी आपकी जो सांस होती है वो फूलने लगेगी, टाइटनेस इन चेस्ट, टेस्ट में आपको जो है कुछ भारीपन महसूस होगा। हमने यहाँ पर जो है एक नॉर्मल एयरवे को बनाया है। देखिए, ये नॉर्मल एयरवे होता है, जब इसमें ट्रिगर फैक्टर के द्वारा जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसका जो ल्यूमेंस होता है, ये ल्यूमेंस जो होती है वो सक्रिय हो जाती है, जिस कारण आपको जो है उसमें कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस इन चेस्ट जो है दिखाई देने लगता है। हमने जो है अस्थमा जो है फ्लो चार्ट के द्वारा जो है समझाने का जो है प्रयास किया है। हम बात करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। हमने पहले भी बताया है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपकी जानकारी के लिए है, आपके सिलेबस से इसे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पैथोजेनेसिस, यानी डिसीज़ के पैथोजेनेसिस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और कभी कभी जो है पूछे जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, लेकिन पैथोजेनेसिस से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें डायग्नोसिस में मेडिकल हिस्ट्री और स्पायरोमीट्री के द्वारा, फिजिकल एग्जामिनेशंस एंड लंग्स फंक्शंस के द्वारा हम जो इसके डायग्नोसिस करते हैं। ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें, ओरल या फिर इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड देकर जो है इसको करते हैं, नेबुलाइजर देकर, एंटीकोलर्जिक ड्रग्स देकर और शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ड्रग देकर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है COPD डिसीज़ के बारे में जो है बात करेंगे।